नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका विजडम और विशाल सीज़न 2 के आज के दूसरे एपिसोड में। आज की कहानी का शीर्षक है पर्थ की फ़्लाइट। ये इसका पहला भाग है। दूसरा भाग हम नेक्स्ट एपिसोड में जो अगले हफ्ते होगा उसमें कहेंगे। तो शुरू करते हैं कहानी। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या कि अपना एक खास यार रोहित दहिया आ रहा था। वो इंडिया से ऑस्ट्रेलिया। उसका भाई पर्थ में रहता है तो वो सीधा वहीं लैंड किया। टाइम कम था तो वो मेलबर्न नहीं आ सकता था। सो उसने मुझे और टपलू से कहा कि हम पर्थ आ जाएं। टपलू याद ही होगा, अपना एक और ख़ास जिगरी धीरज। तो मैं तो हो गया रेडी। कुछ गालियाँ खाने के बाद टपलू भी मान गया। मतलब वो तो माना ही माना था। उसने अपनी धर्म पत्नी को भी मना लिया कि वो उसे अकेले जाने दे। रजनी, हमारी प्यारी रज्जो, जो कि उसकी वाइफ है, उसने उस शाम पूरी राम गाथा सुनने के बाद एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा था टपलू को, जा जी ले अपनी जिंदगी। पिछली बार शायद साल 1998 में कभी मैं और टपलू इकट्ठे कहीं गए थे, वो भी पीएमटी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए चंडीगढ़। उसके बाद सिर्फ हम दोनों ने साथ में कभी ट्रैवल तो नहीं किया। हमेशा कोई ना कोई और तो होता ही था। तो बस दोनों भाई भी एक्साइटेड, पुराने वाली बकवास पे लेंगे। जाने में 2 दिन रह गए और यहाँ हमने बातों बातों में अपनी अपनी एयर होस्टेसेस भी आइडेंटिफाई करके एक दूसरे की भाभी बनवा दी थी। वो होता था ना स्कूल में, भाई ये मेरे वाली है और वो तेरे वाली। मजाल है हम में से किसी ने कभी उस मासूम लड़की से बात भी की हो। अरे उस लड़की को तो पता भी नहीं होता था कि वो 20 मीटर दूर स्कूल की दूसरी साइड की बिल्डिंग में उस ताकते किसी लड़के के खास दोस्त की भाभी भी बन चुकी है। कब इतना प्रमोशन हो गया कुछ पता नहीं, बस चले जा रही है बक बक। अबे फैमिलीज़ का शो है, वरना मैं कुछ और शब्द यूज़ करता। मेरी मम्मी भी सुनेंगी। ज़्यादा बकवास उन्होंने सुनी तो घर पे आंखें दिखाने से कान मरोड़ने तक का सफ़र मेरे लिए प्रायः हो ही जाता है। तो खैर आगे चलते हैं। इंतज़ार के दिन हुए ख़त्म। दोनों भाई पहुंचने को बेकरार मेलबर्न एयरपोर्ट। अब जैसे कि ओवर स्मार्ट हम हैं, हमने अलग अलग टिकट्स बुक करवाई थी क्योंकि वापसी के दिन दोनों के अलग थे। और ताकि हमें साथ साथ सीट मिल जाए, हमने वेब चेक इन भी नहीं किया। आइडिया ये था कि टाइम पे एयरपोर्ट पहुंचकर साथ में चेक इन करवाएंगे ताकि सीट साथ साथ मिल जाए। तो टपलू पहुंचा मेरे घर बिल्कुल सही वक्त पर। मैं भी बिल्कुल रेडी। टपलू अंदर आया, मम्मी से मिला और जैसे ही निकलने लगा मम्मी ने पूछा कि कुछ खाया है कि नहीं। टपलू ने कहा कि बिल्कुल खाया, और फिर मुड़ने ही लगा कि उसकी शैतान आंखों ने कुछ नोटिस किया और उसने पूछा, आंटी ये क्या बना रहे हो? मम्मी बोली, बेटे बाजरे की रोटी बना रही हूँ, खानी है तो बोल। अब जब कुछ ऐसा खाने की बात आती है ना, तो टपलू के लिए वक्त वहीं कहीं साइड पे रुक जाता है। रुक क्या जाता है जनाब, कुछ देर के लिए कोमा में पहुंच जाता है। हम बिल्कुल करेक्ट टाइम पे निकलने वाले थे, मगर अब आ गई बाजरे की रोटी, साथ में सफ़ेद मक्खन और मिर्च का अचार। और मैं तो अभी अभी खा के चुका था, तो मैं तो जानता ही हूँ कि क्या किलर रेसिपी है। टपलू ने नहीं देखा आव या ताव। वहाँ रसोई घर से डाइनिंग टेबल पे वो कैसे अपनी प्लेट के साथ ट्रांसमिट हुआ मुझे नहीं पता चला। मैंने तो सीधा उसे वहाँ मक्खन में डूबी उंगलियाँ चाटते हुए देखा। खैर मैंने सामान कार में रख दिया, जो कि अब एयरपोर्ट की ओर कूच करने को बेकरार थी। मगर जैसा कि कहा, घर के अंदर घड़ी चल रही थी मगर वक्त रुका हुआ था। बाजरे का आटा अपना रूप परिवर्तन करते हुए चकले से तवे से टपलू की प्लेट और फिर उसके पेट में पहुंच रहा था। यह सब मैं स्लो मोशन में देख रहा था। दिल तो था कि कहूँ कि बस कर साले, लेट हो जाएंगे, मगर उन रोटियों में डूबी आंखों ने मुझे कुछ बोलने ना दिया। अचानक घड़ी की लंबी वाली सुई घड़ी से बाहर निकल के हमारे सामने खड़ी हो गई और जोर से चिल्लाई,
मुझे देखना नहीं होता तो सामने रखते क्यों हो कमीनो। टपलू को जैसे झटका सा लगा, वो कुर्सी से फौरन खड़ा हो गया। ऐसा लगा जैसे 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 उसके नर्वस सिस्टम तक ये मैसेज पहुंच रहा था कि उसका पेट भर गया है, वो एक गहरी नींद से जाग रहा था। उसने मेरी तरफ देखा, फिर घड़ी की तरफ, और फिर वापस मेरी तरफ, और फिर चिल्लाया, भाग विशु, लेट हो गए। कुछ ही सेकंड्स में हम एयरपोर्ट की ओर कार दौड़ाते हुए जा रहे थे। किसी तरह जस्ट लास्ट मोमेंट पर हम एयरपोर्ट पहुंच गए। काउंटर बंद होने वाला था। हम जैसे ही दोनों वहां पहुंचे तो ग्राउंड स्टाफ ने बड़े ही अनमने ढंग से हम दोनों की ओर देखा और फिर इशारा कर दिया सीधा एयरलाइन के कियोस्क पर पहुंचने का। तो बेसिकली अब एक कंप्यूटर के पास ताकत थी कि हमें सीट्स कितनी पास या दूर मिलेंगी। तो पहले मैं गया और अपना पीएनआर कोड एंटर किया। उस कियोस्क के कंप्यूटर ने भगवान की तरह मेरे सिर पर अपना हाथ रखा और एक बोर्डिंग पास प्रिंट आउट कर दिया। उस कागज के टुकड़े की तरफ देखा तो मैं अत्यंत प्रसन्न। अपनी तो कैटेगरी अपग्रेड कर दी यार। फर्स्ट रो में सीट मिली हुई, सीट नंबर 1C। टपलू ने भी बहुत आस भरी निगाहों से मेरा बोर्डिंग पास देखा और फिर उन्हीं आंखों से उसने अपने सामने के कियोस्क मशीन को देखा। उसने भी अपना पीएनआर नंबर डाला। एक और नया बोर्डिंग पास उस मशीन के गर्भ से बाहर निकला। हमारी क्यूरियस आंखें सबसे पहले सीट नंबर ढूंढने लगी और जब वो देखा तो ऐसा लगा जैसे किसी ने पीठ में छुरा घोंप दिया। तभी अपने स्कूल के दिन भी वापस याद आ गए, जब हमारे माँ बाप आपस में बात करके कहते थे कि जी इनकी दोस्ती तोड़वानी पड़ेगी, पढ़ते नहीं है ये अच्छे से, इनको ज़रा दूर दूर ही रखना पड़ेगा। ये विचार हम सब खास दोस्तों के पेरेंट्स शेयर करते थे। पता नहीं क्यों हमारी दोस्तियों में उन्हें अपने दुश्मन नज़र आ रहे थे। कुछ वैसा ही लगा जब हमने टपलू के बोर्डिंग पास पर उसकी सीट का नंबर देखा, 32E, 32E। लगा जैसे उस कंप्यूटर का प्रोग्राम हमारे पेरेंट्स ने मिलकर लिखा है। फिर याद आया कि वो लोग C++ जावा के ज़माने की पैदाइश नहीं है, तो फिर ज़रूर उनका कोई पुराना श्राप आज फलीभूत हुआ है। मतलब ऐसा भी होता है क्या, दो भाई सालों के बाद इकट्ठे सफ़र कर रहे हैं, कितनी पुरानी बातें करने के प्लान्स हैं, और यहाँ एक को पूरे जहाज़ की सबसे पहली सीट मिली है और दूसरे को सबसे आखिरी। मुझे तो डाउट हुआ कि छोटे से जहाज़ में 32 रोज़ थी भी या नहीं, 28 ही होंगी मैक्सिमम, और हमें नीचा दिखाने के लिए 4 रोज़ और ऐड करवाई हैं और उनमें आखिरी सीट दी है टपलू को। भाई अपना बड़ा उदास। मुझे भी बुरा लग तो रहा था, मगर ये भी था कि सबसे पहली स्पेशल सीट अपग्रेडेड वाली विद लॉट्स ऑफ एक्स्ट्रा लेग स्पेस। बेसिकली एक सुख दूसरे दुख को कम तो करता ही है यार। और वहीं टपलू के दुख 3 गुना। कैसे? दोनों भाई दूर, और उसकी सबसे आखिरी सीट और मेरी सबसे पहली। वो याद है ना 3 इडियट्स का डायलॉग, अपने दोस्त के फेल हो जाने के दुख से ज़्यादा बड़ा दुख ये है कि अगर दोस्त फर्स्ट आ जाए तो। खैर, तो अपने अपने सुखों और दुखों में डूबे हुए हम दोनों ने सिक्योरिटी का गेट पार किया और आ गए बोर्डिंग गेट के सामने। हमने स्ट्रेटजी बनाई कि प्लेन में देखते हैं कि हम कैसे साथ में बैठ सकते हैं। अब प्लेन में क्या हुआ, क्या दोनों भाई फाइनली साथ में बैठकर अपने स्कूल में बनाई हुई भाभीयों की बात कर पाए? कहीं प्लेन में ही टपलू को आखिरी सीट पर अच्छी सी साथी तो नहीं मिल गई जिससे उसका दुख फुर्र हो गया? इन सब सवालों के जवाब अगले एपिसोड में। अभी आज का सवाल, इस फनी सी स्टोरी में भी कुछ सीरियस सवाल है। क्या आपने भी कभी अपने बच्चों के फ्रेंड्स को फिल्टर आउट करने की कोशिश की है? अगर की है तो आपको क्या लगता है, ये टेंडेंसी कितनी सही और कितनी गलत है? क्या इसी टेंडेंसी के कारण हम एज पेरेंट्स बहुत जल्द ही बच्चों को जज करना नहीं शुरू कर देते? और इसी जजमेंटल रवैये के बीज को क्या हम अपने बच्चों के अंदर नहीं डाल रहे? हाँ, ज़रूरी है अपने बच्चों की सराउंडिंग्स का ध्यान रखने की। हाँ, ज़रूरी है कि बच्चे सही संगत में हों, मगर उस संगत को किन पैरामीटर्स पर जज किया जा रहा है
और उन जजमेंट्स को किस तरह से अपने बच्चों पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ये समझना भी पेरेंट्स की उतनी ही बड़ी जिम्मेवारी है। सोचें इस बारे में और हाँ, जवाब ज़रूर दें, हमें इंतज़ार रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह इतवार को इसी कहानी के दूसरे भाग के साथ। दूसरा भाग पर्थ की फ़्लाइट पार्ट 2, कुछ नए सवाल के साथ भी। थैंक यू, बाय बाय।